हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के जरिए पूरा सॉल्व करने वाले हैं और अच्छे से आपको याद भी करवा देंगे। तो चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं, कम समय में पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को आपको मिलेगा और यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। 1 से लेकर 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे और प्रश्न 11 से लेकर 20 अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, जिनका उत्तर 25 शब्दों में देना होगा। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका जो है 50 शब्दों में आंसर देना होगा। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 150 से लेकर 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, आइए बहुविकल्पीय क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर रामजी बी.आर. अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले या महात्मा गांधी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में कौन सा संबंधित है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत किसने दिया है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, माल्थस या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा माल्थस। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत माल्थस ने दिया है। नेक्स्ट है प्रथम पुनर्जागरण जो है पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की बात हो रही है। तो 1962 में, 1956 में, 1953 में, 1950 में। राइट आंसर इसमें 1953 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कब गठित हुआ था, तो 1953 में, और लागू हुआ था 1956 में। दोनों जो है डेट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका कृषि उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था बिहार में। अगला है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थन कौन है। तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन में जो सांस्कृतिक कारक है उसके समर्थन कौन है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स है, सोरोकिन है या फिर जो है यहाँ पे वेबर या दुर्खेम। तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर वेबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जाति का संबंध किससे है। जाति का संबंध जन्म से है, कर्म से है, परिस्थिति से है या वर्ग से है। इसमें राइट आंसर जन्म से हो जाएगा। जाति जन्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छूआछूत की बात कही गई है। तो किस अनुच्छेद में, तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 17 के तहत जो है छूआछूत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो ये 17 है, इसीलिए खतरा है छूआछूत। ठीक है, आगे है यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण व जो है ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। तो उद्योग पर आधारित समाज नहीं, व्यापार पर नहीं, कृषि पर, हाँ बिल्कुल कृषि पर आधारित समाज है। ठीक है, आगे है राज्य क्या है। बहुत सारी किताबों में अलग अलग आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक मैंने इसको जो है देखा है, अलग अलग किताबों में सर्च किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका संस्था हो जाएगा। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो है हम लोग शुरुआत करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें 3 नंबर आपको मिलेगा। 25 शब्दों में आंसर देना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है, नातेदारी के प्रकार बताइए, भारत में जनजाति के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए, साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं बताइए, या फिर आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए, समाज में कानून की क्या भूमिका है, नगरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए, सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य उत्पन्न होने कैसे होते हैं उसके बारे में, और जो है समूह की विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फटाफट समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कि सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। तो देखिए सामाजिक अपवर्जन हेडिंग डाल देंगे और उसके बारे में जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। सामाजिक अपवर्जन बहिष्कार का मतलब ये होता है कि समाज से उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, वही सामाजिक अपवर्जन है। तो सामाजिक अपवर्जन का अर्थ किसी भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी समूह हो सकता है। समाज में मुख्य धारा की गतिविधियों में सेवा, अधिकारों से वंचित करना, जाति, धर्म, लिंग आदि, गरीबी का जो है भेदभाव हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो समाज है वो समाज किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी समूह को किसी भी कारणवश समाज से बाहर कर दे तो इस प्रक्रिया को सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन कहा जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। अगला है नातेदारी की जो है प्रमुख प्रकार लिखिए। तो नातेदारी जो है ये दो प्रकार की होती है, रिलेशनशिप दो प्रकार की होती है, एक रक्त संबंधी, दूसरा विवाह संबंधी। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, और मान लेते हैं एक लड़की है। एक लड़का है, एक लड़की है, और उसके बाद जो है होता क्या है, तो देखिए अब यहाँ पे सॉरी फॉर देट, यहाँ पे मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़की है। अब इन दोनों की करा देते हैं शादी, ठीक है। जब शादी कराएंगे तो यहाँ पे इस लड़के का पूरा परिवार इस लड़की के परिवार के साथ एक रिश्ते से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। तो जुड़ा कैसे? जब विवाह हुआ तब, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जब इनके बच्चे होंगे तो रक्त संबंधी हो जाएंगे। यानी दो प्रकार है नातेदारी का, एक तो रक्त संबंधी जिसमें माता पिता भाई बहन आते हैं, दूसरा विवाह संबंधी जिसमें जो है पति पत्नी आते हैं, ठीक है। आगे है एक पॉइंट और लिख सकते हैं, गोत्र संबंध भी होता है, जो एक वंश से लोग जुड़ते हैं वो भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जनजातियों की तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, 3 विशेषता लिखना है, 3 से ज़्यादा नहीं लिखना है, तब भी 3 नंबर मिलेगा, और ज़्यादा लिखेंगे तब भी 3 नंबर मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा लिखने से अच्छा कि जितना पूछा गया उतना लिखिए भैया, ठीक है। तो भारत में जनजाति की 3 विशेषताएं बतानी है। पहली, उनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा होती है, पहला पॉइंट। जैसे जो जनजाति होती है उनकी अपनी एक भाषा होती है और संस्कृति होती है, पहला पॉइंट। दूसरा है पारंपरिक जीवन शैली और आर्थिक गतिविधियां होती हैं। उनकी पारंपरिक जीवन शैली में प्राचीन जो है चीज़ें होती हैं, जंगलों के पास में रहना, जंगलों से जो भी संसाधन होते हैं उनका इस्तेमाल करना, और आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं वो उन्हीं पर डिपेंड होता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा निर्भर होता है। तो इस प्रकार से जनजाति की विशेषता दूसरी हो जाएगी। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन में कबीलाई व्यवस्था। सामाजिक संगठन में कबीलाई व्यवस्था का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंटेंस को ऐसे भी ले सकते हैं कि इनका अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग कस्बा होता है, और उस क्षेत्र में कस्बे में अपना जो है उनका एक जीवन यापन होता है। तो इस प्रकार से अपना एक संस्था और बना लेते हैं, अपना समुदाय बना लेते हैं, और उसमें जो है अपना वो निवास करते हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। सांप्रदायिकता होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक धर्म ए है, कोई एक धर्म बी है, कोई एक धर्म जो है मान लेते हैं कि सी है, कोई धर्म डी है मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ए वाला जो ए धर्म का है, ए धर्म के लोग अपने धर्म को कहें कि सर्वश्रेष्ठ हमारा धर्म है, बाकी धर्मों को दरकिनार कर दें, तो इस भावना को सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे तो इस बात को सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें सुझाव क्या दे सकते हैं। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, यानी सभी धर्म क्या है, समान हैं, और सभी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे है सांप्रदायिकता फैलाने वाले के जो है खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए, और सभी धर्मों के बीच जो है आपसी समझ और बीच बीच में संवाद यानी वार्तालाप होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी मतभेद की भावना उत्पन्न ना हो, ठीक है। आगे है साक्षात्कार पद्धति क्या है, यानी इंटरव्यू। जैसे आप वाइवा दिए होंगे तो वाइवा में क्या होता है, एक एग्जामिनर आपसे सवाल करता है तो वो साक्षात्कार है। तो देखिए जवाब में व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो अगर कोई परिचय का निकल गया, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे बढ़िया नंबर मिल जाता है या बढ़िया आपको आसानी हो जाती है। तो वही चीज़ है कि जब परिचय कोई निकल जाता है तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाती है, तो पक्षपात हो सकता है। या फिर मान लो कोई उच्च जाति का, कोई निम्न जाति का, तो वहाँ पे लोग पक्षपात कर सकते हैं, ठीक है। या किसी दूसरे धर्म का है तो वहाँ भी पक्षपात हो सकता है। कहने का मतलब ये कि समाज में पक्षपात हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है समय और संसाधनों की अधिक ज़रूरत होती है। समय और संसाधन का मतलब कि जब वाइवा होता है तो उसमें कई सारे संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, समय भी वहाँ पे जो ज़्यादा लगता है, ठीक है। आगे है कुछ लोग ईमानदारी से जवाब नहीं देते हैं। कुछ लोग जो है सोचते हैं कि जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं वही सही है, और जो ईमानदारिता है ना वो निकल कर सामने नहीं आती है। लोग सच बोलना नहीं चाहते हैं। तो पॉइंट जो है आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है नेक्स्ट है आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करके आधुनिकीकरण जो है अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा और रोजगार में सुधार। आधुनिकीकरण से शिक्षा में सुधार और रोजगार की भी जो है कहीं न कहीं जो है अवसर है वो मिल रहे हैं, ठीक है।
आगे है परंपरागत मूल्यों की जगह आधुनिक विचारधाराओं का अपनाना। परंपरागत मूल्यों का मतलब ये कि जो आधुनिक विचारधारा है, जो लोग सोचते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनका उपयोग किया जाए। जैसे कृषि है, कृषि में अगर आप बैल से जुताई करेंगे खेत की, तो क्या जो है कृषि सही तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भैया। आज के ज़माने में आधुनिक तकनीकी आ चुकी हैं, लोग आराम से खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है समाज में कानून की भूमिका क्या है। समाज में कानून की क्या भूमिका है? तो देखिए, समाज में भैया शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। अपराधों को रोकना और न्याय दिलाना ये कानून का काम होता है। कमजोर और वंचित वर्गों की रक्षा करना ये कानून का काम होता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंपल है। आगे है नगरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। 3 विशेषताएं लिखनी है, तो आपको देखना है पहला पहला पॉइंट, शहरों की जनसंख्या और क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। यानी जैसे मान लो शहर इतना बड़ा है, अगर गांव से लोग यहाँ जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, शहर बढ़ना शुरू कर देगा, यानी नगरीकरण हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे शहरों की जनसंख्या और क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला है उद्योगों एवं सेवाओं का विकास होगा। नेक्स्ट है पारंपरिक ग्रामीण जीवन शैली में बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कहीं की परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होता है, इसके बारे में बताना है। तो सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो होता है, वो समाज में किसी समस्या को हल करना, असमानता को समाप्त करना और सामाजिक सुधार लाना होता है। जैसे महिला आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए थे देश की आज़ादी से पहले, और देश की आज़ादी के बाद भी कई सारे आंदोलन हुए हैं। इसमें आपने सबसे बड़ा नाम सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। ये बहुत सारे आंदोलन हुए थे जो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समूह से आप क्या समझते हैं, या फिर समूह की विशेषताएं बताइए। तो समूह में देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, उन्हीं के व्यक्तियों के गुट को समूह कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है एक साझा उद्देश्य होता है, यानी जितने भी लोग समूह में होते हैं, चाहे 10 लोग हों चाहे 20 लोग हों, मान लेते हैं 10 लोग हैं, तो 10 लोग में कोई भी अगर संसाधन आती है तो उसमें जो है साझा किया जाता है आपस में। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो है वही पूरा ले लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसमें साझा किया जाता है। अगर समूह है तो समूह में साझा किया जाता है। नेक्स्ट है सदस्यों के बीच पारस्परिक सहयोग होता है। अगर 10 लोग गुट में हैं, समूह में हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। आगे है कुछ नियम और मानदंड का पालन भी होता है। जो समूह होता है उसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे नीति होती है जिसको फॉलो करना होता है, और उसी के आधार पर आपको समूह में जो है आगे लंबे समय तक आप रह सकते हैं। तो इसकी विशेषता है, आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहेगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें 50 शब्दों में आंसर देना होगा और 6 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको बता दें कि जो है आपको इस आंसर को कम से कम एक पेज में तो लिखना ही लिखना है, और ज़्यादा लिख रहे हैं तो 1.5 पेज से ज़्यादा भी आपको नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, नारी आंदोलन में समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भूमंडलीकरण रोजगार के अवसर पर क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। हड़ताल और तालाबंदी के बीच अंतर बताइए, या फिर ग्रामीण समाज की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, आगे इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। 21 नंबर जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नारी आंदोलन पर समाज का क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, नारी आंदोलन, वुमेन्स जो मूवमेंट है उसके बारे में बात करनी है। तो महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए किया गया संघर्ष है। यह आंदोलन महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीति, अधिकार और सामाजिक सम्मान के लिए जो है ये आंदोलन किए जाते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे नारी आंदोलन पर जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं नारी आंदोलन, और समाज पर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिला है, जिसमें शिक्षा में सुधार हुआ है। तो पहला पॉइंट इसमें है शिक्षा में सुधार। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी यहाँ पे अवसर मिले हैं, जिससे कहीं न कहीं वो हर सेक्टर में आज की डेट में महिलाओं का योगदान है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुले हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट लिखेंगे राजनीतिक अधिकार। महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और चुनाव लड़ सकती हैं, और चुनाव भी बहुत सारी महिलाएं जीती भी हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, कौन थी, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कानून सुधार। दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव जो है, ये सब बहुत सारे से कानून बनाए गए हैं, और दहेज प्रथा भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी प्रचलन में है, लेकिन यह जो है दहेज प्रथा पे कानून बनाया गया है। आगे है सामाजिक जागरूकता।
समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदला और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है। ठीक है, निष्कर्ष में 2 पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि नारी आंदोलन समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाया है, जिससे आज महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बनी हैं और अधिकारों के प्रति जागरूक भी हुई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकारी उपाय कौन कौन से किए गए हैं। यानी भूमिहीन का मतलब जिनके पास जो है जमीन नहीं है, खेती नहीं है, और उस ऐसे मजदूरों को जो है सरकारी उपाय क्या क्या किए जाते हैं। तो देखिए, भूमिहीन कृषि मजदूर कौन होते हैं, पहले इनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे है कि वे मजदूर जो कृषि कार्य में संलग्न होते हैं लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, वो दूसरे की ज़मीन पे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे मजदूरों को भूमिहीन मजदूर कहा जाता है। अब सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं इन लोगों के लिए, तो यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे है मनरेगा। मनरेगा की बात करें तो यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, ये कब आया था, ये कमेंट करके बताइएगा। 2005 में लागू किया गया था, 2005 में पारित किया गया था, और 2006 में जो है इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इसमें 100 दिन का रोजगार जो है सुनिश्चित किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला है भूमि सुधार कार्यक्रम। भूमि सुधार कार्यक्रम का मतलब ये है कि गरीबों की भूमि वितरित करने की योजना बनाएगी, यानी बहुत सारे ऐसे गरीब थे जिनको भूमि वितरित करने की योजना बनाएगी। कृषि मजदूरी अधिनियम ये भी तय किया गया, यानी न्यूनतम मजदूरी दर तय किया गया, कितना मजदूरों को जो है न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। इसके बाद है प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री योजना आप बहुत सारे ऐसे योजना देखे होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। गरीब मजदूरों के लिए आवास योजना की सुविधा मिली है शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों में। राशन एवं अन्य सुविधाएं, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें लोगों को राशन वगैरह जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, इसमें निष्कर्ष में 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई योजना लागू किए हैं, लेकिन इनके सही जो है क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। सिंपल भाषा में बात करें तो मान लीजिए जो गांव के लोग होते हैं, ठीक है, गांव के लोग जो होते हैं और जो नगर के लोग होते हैं, क्या होता है इसमें कि जो गांव के लोग होते हैं ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जाके नगर में बस जाते हैं। जब नगर में बस जाते हैं तो उस प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बना देंगे तो परफेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं नगरीकरण में, तो यहाँ पे देखिए वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं और शहरों का विस्तार होता है, उसे नगरीकरण कहा जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, क्यों लोग जाते हैं वहाँ पे, क्या जो है वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। तो देखिए औद्योगिकरण, यानी रोजगार के अवसर वहाँ बढ़ते हैं, मिलते हैं लोगों को रोजगार, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है बुनियादी सुविधाएँ। बुनियादी सुविधाओं का मतलब ये कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन की सुविधाएँ, अन्य सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध आसानी से हो जाती हैं, इसीलिए लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, और शहर की तरफ जाएंगे तो भाई नगरीकरण होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति में परिवर्तन। संस्कृति में परिवर्तन का मतलब यह है कि जीवन शैली और सोच में बदलाव आता है। जब लोग गांव से शहर में जाते हैं तो गांव की जो जीवन शैली है उसको छोड़कर फिर शहर की शैली को अपनाते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रभाव। तो कहीं न कहीं जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, भीड़ भाड़ भी बढ़ेगा, अन्य कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इस सब विशेषता ले सकते हैं। आगे है भूमंडलीकरण का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी वैश्वीकरण। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वैश्वीकरण का जो है क्या प्रभाव पड़ा है, तब भी राइट आंसर ये हो जाएगा वैश्वीकरण। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती हैं, जिसमें व्यापार, निवेश और बाजार साझा जो है बाजार श्रम जो है वो असर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे चीन मान लीजिए है, चीन है, ठीक है, चीन क्या करता है, चीन का सामान केवल भारत में ही नहीं बिकता है बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में बिकता है, यानी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे न जाने कितने देश है जहाँ पे चाइना का सामान बिकता है। तो इसका मतलब ये कि चाइना क्या कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दूसरे अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ रहा है, और व्यापार, निवेश आदि जो है इसके माध्यम से भूमंडलीकरण हो रहा है। ठीक है, अब इसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखिए लिखेंगे पहला पॉइंट, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनियों को आने से नौकरियां बढ़ जाती हैं। बहुत सारी क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में अगर मान लीजिए कि कंपनी वहाँ पे स्थापित होती है तो उन क्षेत्रों में कहीं न कहीं और छोटे छोटे रोजगार मिलने शुरू हो जाते हैं, और बड़ी बड़ी जो है वहाँ पे कंपनियाँ आने लगती हैं, और फिर छोटी छोटी कंपनियाँ आती हैं, तो छोटी बड़ी कंपनी
कंपनियों में बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी कौशल की मांग, यानी उच्च कौशल वाले रोजगार बढ़े हैं और लेकिन अल्पशिक्षित लोगों के लिए रोजगार घटे हुए हैं, तो ये भी इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ये कि विदेशी कंपनियों भारत में अपनी शाखाएं खोलती हैं और वहाँ पे लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसमें भर्ती हो जाते हैं। नेक्स्ट है श्रम शोषण। असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों का शोषण भी होता है, तो ये भी इसमें एक समस्या मानी जाती है। ठीक है, इसमें निष्कर्ष में 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि भूमंडलीकरण नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इससे असमानता और नौकरी की अनिश्चितता भी बढ़ी है। वही बात करते हैं हड़ताल और तालाबंदी के बारे में। तो हड़ताल और तालाबंदी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, इसको सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे हड़ताल का मतलब क्या होता है, जब किसी भी कंपनी के जो कंपनी होती है उस कंपनी के जब कर्मचारी अपनी मांग को पूरा करने के लिए धरना देते हैं, ठीक है, धरना देते हैं, तो उसे हड़ताल कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है तालाबंदी में क्या लिखेंगे, जब कंपनी का जो मालिक है, जो कंपनी का ऑनर है, उस कंपनी के मालिक के द्वारा उसमें एक गेट पर ताला लगा दिया जाए, है ना, गेट पर क्या कर दिया जाए, अगर गेट पे ताला लगा दिया जाए तो उसे तालाबंदी कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात यह है कि कंपनी के जब कर्मचारियों द्वारा अपनी मांग को पूरा करने के लिए उस धरना दिया जाए तो उसे हड़ताल कहा जाता है। ठीक है, जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक क्या होगा, हड़ताल होगा। और फिर कंपनी के ऑनर यानी मालिक के द्वारा अगर कंपनी को ताला लगा दिया जाए, यानी बंद कर दिया जाए, तो उसे तालाबंदी के नाम से जाना जाता है। वो कोई भी कारण हो सकता है, कंपनी घाटे में जा सकती है या कोई भी कारण हो सकता है जिसमें मालिक ताला लगा रहा है। तो इस प्रकार से सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हैं। तो ग्रामीण समाज की विशेषताएं यह है कि कृषि पर आधारित व्यवस्था होती है, संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है और सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कृषि पर लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर निर्भर होते हैं कृषि पर, और संयुक्त परिवार प्रणाली यानी लोग अभी भी बहुत सारे उसमें चाचा चाची दादा दादी और बहुत सारे परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं, यानी गाँव में भी प्रेम भावना देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है गाँव में भी। तो यहाँ पे सामाजिक बंधन जो है मजबूत होते हैं। इस प्रकार से इसकी विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद है रूढ़िवादी सोच और परंपराएं। रूढ़िवादी सोच और परंपराओं का मतलब ये है कि लोग अभी भी पुरानी जो चीज़ें हैं उसको सोचते हैं और उसी को अपनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, यानी गाँव में जनसंख्या का दबाव जो है कम देखने को मिलता है। इसके बारे में इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं। बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे उपनिवेशवाद के बारे में है, इसकी परिभाषा और प्रभाव के बारे में लिखना है। तो पहले समझते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी अन्य कमजोर देश या क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, वहाँ के संसाधनों का दोहन करता है, अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थोपता है। आमतौर पर यह व्यापार, सैन्य बल और कूटनीति के माध्यम से किया जाता है। अगर सिंपल भाषा में से समझाएं तो बस आप इतना समझ जाइए कि मान लीजिए कोई एक शक्तिशाली देश है, जैसे चीन को ले लेते हैं, शक्तिशाली देश इस टाइम पे है और चीन का कब्जा है किस पर, तिब्बत पर। तो ये क्या है, ये तिब्बत पर कब्जा होने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। यानी जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या छोटे देश पर कब्जा कर ले या फिर उसके संसाधनों को हड़प ले तो उस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। और फिर ये जब हड़प लेता है तो ये तिब्बत जो है अब किसके अधीन काम करता है, चीन के अधीन काम करता है। जैसा चीन चाहेगा वैसा तिब्बत को करना होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसमें। अब इसका प्रभाव क्या है, तो देखिए पहला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव में क्या लिखेंगे इसमें, देखिए उपनिवेशित देश की प्राकृतिक संपदा का दोहन पूरी तरह से होता है। जो कब्जा किया है वो देश पूरी तरह से जो है उसका दोहन करता है। कृषि और कुटीर उद्योग का पतन हुआ है। जो कृषि है, कुटीर उद्योग है, जिन्हें कुटीर उद्योग का जो हाथ से काम किए जाते हैं, परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाते थे, उनका पतन हुआ है, यानी मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी जगह जगह पर विदेशी कंपनी आके अपना कंपनी खोल लेती हैं और फिर उसके बाद जो है उत्पादन करती हैं, तो कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। आगे है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में ये देखा जाएगा कि इसमें पारंपरिक शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। यानी जिस देश जैसे तिब्बत है, तिब्बत में जो है यहाँ पे जो भी शासन था, जैसे राजा का शासन था या फिर वहाँ पे जो भी वहाँ पे शासक होते थे, अब उनका
वो ख़त्म हो गया, अब समाप्त हो गया। अब किसका शासन रहेगा? जो उस पर कब्जा कर रखा है, जैसे चाइना। ठीक है, नए प्रशासन ढांचे को थोपा जाता है उस पर, और स्वतंत्र संग्राम और जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है धीरे धीरे बढ़ती है। सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करें तो सामाजिक प्रभाव में ले सकते हैं कि जातिवाद भेदभाव बढ़ता है और नस्लीय असमानता बढ़ती है, और शिक्षा संस्कृति पर विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है। समाज में असंतोष और विद्रोह की भावना जागृत होती है, इस प्रकार से इसमें ले सकते हैं। आगे है शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव में, तो देखिए पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के लागू किया जाता है और स्थानीय भाषा परंपराओं को ह्रास होता है। यानी अगर मान लीजिए जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में जो है जब ब्रिटिश शासन थी तो यहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेजी में जो है पढ़ाई की जाती थी। लोग अंग्रेज था ना, अंग्रेजी पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, जो भाषा थी भारत की, जो परंपरा थी, उनका ह्रास होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, उपनिवेशवाद में आधुनिक विचारधाराओं का भी जो है प्रसार देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में ले सकते हैं। आगे यहाँ पे उदाहरण में ले सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण जो है पारंपरिक कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ी और स्वतंत्रता संग्राम भी उपनिवेशवाद का भी विरोध का ही परिणाम था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है या परिभाषा, उसके उद्देश्य के बारे में बताना है। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या है पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी परिभाषा बता देंगे, फिर उसका उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सामाजिक सर्वेक्षण में लिखेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से समाज में विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। इसमें आंकड़े, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अन्य तकनीकों का उपयोग करके जो है वहाँ की जानकारी इकट्ठा किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि जो समाज होती है, इस समाज में सर्वे किया जाता है। सर्वे यानी जांच किया जाता है, तो जांच में पता चलता है कि वहाँ पे जनसंख्या कैसी है, जनसंख्या कैसे निवास करती है, वहाँ का समाज कैसा है, समाज में किस प्रकार से समाज की स्थिति है, ये पूरा जो है जांच पड़ताल किया जाता है। उसी प्रक्रिया को सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है सामाजिक सर्वेक्षण का। तो देखिए समाज की संरचना एवं परिवर्तनों को समझना ये सबसे पहला उद्देश्य माना जाता है। यानी समाज में होने वाले बदलाव को अध्ययन किया जाता है ताकि जो समाज परिवर्तन हो रहा है उसका समझा जा सके कि समाज में कैसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है समस्याओं को पहचान करना। सामाजिक सर्वेक्षण इसलिए किया जाता है कि जो समाज में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका पहचान किया जाए और उनको निराकरण किया जाए, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण आदि का डेटा एकत्र करना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नीति निर्माण में सहायक। नीति निर्माण में सहायक का मतलब ये कि सरकार जो है संगठनों की योजना बनाने के लिए मदद करती है और वो योजना जो बनती है वो योजना जो है उसके समाज के लिए काम करती है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का मतलब ये कि जनसंख्या वृद्धि, पलायन, जनसंख्या वितरण आदि के बारे में जानकारी मिलती कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में समाज किस प्रकार से परिवर्तन कर रही है, कैसे वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे जनसंख्या वहाँ पे घट रही है। इन सब का अध्ययन जो है सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण। सामाजिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण का मतलब ये है कि समाज में होने वाले जो बदलाव हैं उन बदलावों की विचारधारा को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे है उदाहरण के तौर पर 2 पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि भारत में जनगणना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सर्वेक्षण है जिसमें विभिन्न जनसांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। यानी जो जनगणना होती है वो भी सामाजिक सर्वेक्षण का एक माध्यम माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दिव्यांग क्या हैं, इनकी परिभाषा, इनके समस्याओं के बारे में बताना है। तो दिव्यांग यानी विकलांग के बारे में बात हो रही है। तो देखिए दिव्यांग व्यक्ति वे होते हैं जिनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदन विकारों के कारण दैनिक जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उन्हें दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। एक सिंपल भाषा में समझिए कि कोई लंगड़ा है, लूला है, कोई अंधा है, कोई काना है, तो जो है उसी को जो है दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। उसे अंधा, लंगड़ा, लूला ना बोलकर उसे दिव्यांग के नाम से जाना जाता है, सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है। उनकी समस्याएं हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं भैया। अगर किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, क्या समस्या नहीं है? बहुत समस्या नहीं है, सॉरी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है भैया। आगे है पहला पॉइंट शिक्षा में बाधा। तो शिक्षा में बाधा का मतलब ये है कि सामान्य विद्यालय में समुचित सुविधा नहीं हो पाती है। यानी हर जगह अगर मान लो कोई अंधा बच्चा है, हर जगह पे नहीं पढ़ सकता है, जहाँ पे अंधे वाले जो विद्यालय होंगे वहीं पे वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षकों की प्रशिक्षण जो है कमी होती है, जो ऐसे टीचर होते हैं उनकी भी कमी देखने को मिलती है, जिससे वो सही से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। रोजगार में कठिनाई, रोजगार भी कठिनाई देखने को मिलती है। यानी दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसर सीमित होते हैं क्योंकि वो हर सेक्टर में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, निजी और सरकारी क्षेत्र में उनकी भागीदारी बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं बात करें सामाजिक भेदभाव में, तो देखिए समाज
में दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति तय होती है, लेकिन समान अवसर उसको नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट है यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याएं, यानी चिकित्सा की जो है सुविधा जो है उनको नहीं मिल पाती है, और दिव्यांग के लिए विशेष उपकरण जो है वो महंगे होते हैं, जिसके कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये भी समस्या है इसके। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना में कमी। इसका मतलब कि परिवहन, वाहनों, भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगों के लिए सुविधाएं नहीं होती हैं, और वो कहीं न कहीं इससे जो है वो कमी का सामना करना पड़ता है उनको। ठीक है, आगे है भारत सरकार ने दिव्यांगजन के लिए अधिनियम 2016 लागू किया था, और इसमें दिव्यांगजनों को आधार सुनिश्चित किया जाए। इसके कारण जो है बहुत सारे जो विकलांग हैं उनको, जैसे एक साइकिल होता है विकलांग वाली ना, वो सब मिलता है सरकार की तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण एवं भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, आप पहले समझते हैं कि आधुनिकीकरण क्या है। तो देखिए, आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज पारंपरिक व्यवस्थाओं को छोड़कर नवीन वैज्ञानिक तकनीकी और सामाजिक विचारधाराओं को अपनाता है। जैसे मैं सिंपल से भाषा में शादी की बात करूं, तो शादी में क्या होता है, आज से 10 साल 20 साल पहले क्या शादी में डीजे जाता था? नहीं। आज की डेट में अगर डीजे ना जाए तो भैया शादी जो है ना वो सादा लगता है। शादी कैसा लगता है? सादा लगता है, यानी मातम सा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए कहीं न कहीं समाज में बदलाव होते हैं। तो जो पुरानी परंपराएं थी उसको छोड़कर नई तकनीकें जो आती हैं उनको लोग अपनाते हैं। कौन अपनाता है? समाज के लोग। जब समाज के लोग नई तकनीक अपनाते हैं तो उसी प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा जाता है। यानी पुरानी चीज़ों, जो पुरानी चीज़ हैं, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं, इन पुरानी चीज़ों को छोड़कर नवीन जो तकनीकें हैं, नई चीज़ें, नवीन तकनीकों को अपनाना जो है आधुनिकीकरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना देंगे तब भी एक पर काम हो जाएगा। आगे है किस जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक प्रभाव है, जैसे वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ है, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ है, और शिक्षा और तकनीकी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है। ठीक है, आगे इसमें नकारात्मक भी कुछ पॉइंट हैं। पारंपरिक मूल्यों का क्षरण हुआ है, और भौतिकवाद और उपभोक्ता बढ़ा है, और सामाजिक असमानता भी देखने को मिला है। तनाव भी इसमें जो है समाज में बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पे आज के लिए में डिजिटल क्रांति सबसे बड़ा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में परिवर्तन लाया है, और सोशल मीडिया आज के लिए में सबसे बड़ा कारण इसका माना जाता है। अगला पॉइंट है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये दो चीज़ें हैं, एक जन्म दर है, ठीक है, जन्म दर है, और दूसरा जो है मृत्यु दर है। इसी के बीच के संक्रमण को दिखाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जितने भी संक्रमण होते हैं, संक्रमण का मतलब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 100 लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, और 100 लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उसमें से 10 मर जाते हैं, तो बचे कितना? 90 बचे। तो ये 90 क्या है? 90 संक्रमण क्षेत्र है, यानी जितने जन्म लेते हैं और जितने मरते हैं उनके बीच में जितने जनसंख्या बची है उसे जनसंख्या संक्रमण कहा जाता है। तो ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को WS थॉमसन ने दिया था। ठीक है, WS थॉमसन ने दिया था, और इस सिद्धांत में उन्होंने अच्छे तरीके से बताया है एक फिगर के माध्यम से। इसमें कहा है कि इस प्रकार से ऐसे फिगर होता है इसमें। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो समाज होता है वो 3 स्तरों में डिवाइड होता है, यानी प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था और तीसरी अवस्था। ये 3 प्रकार की यहाँ पे इस प्रकार से बटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे आप कोई अंक मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, ऐसे अंक मान ले सकते हैं। यहाँ पे आप देश का नाम मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए होता क्या है कि प्रथम जो अवस्था होती है इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। ठीक है, पहली अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। दूसरी अवस्था में जो है मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट आती है, और जो दूसरी अवस्था इसमें जन्म दर में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो जो ऊपर वाली लाइन है ये है जन्म दर की, ठीक है, ये है जन्म दर की, और नीचे वाली जो लाइन है ये मृत्यु दर की। ठीक है, मृत्यु दर की है। अब इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है, तीसरी अवस्था में ये निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप समझ पाएंगे कि जो आपका पहली अवस्था है इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। पहला पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गरीब देश आते हैं, और वो देश जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, विकासशील देश के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, अभी जो है विकास कर रहे हैं। और ऐसे देश होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें ज़्यादातर, और अशिक्षित ज़्यादा लोग होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा पैदा होते हैं और मरते भी ज़्यादा हैं। लेकिन दूसरी अवस्था में यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा थोड़ा बढ़ जाती है यहाँ पे, और उसके बाद जो है इन क्षेत्रों में मृत्यु दर है इसमें धीरे धीरे गिरावट आती है, और मतलब इसके बाद जो है जन्म दर में भी गिरावट
देखने को मिलती है। और जो आपका तीसरी अवस्था है इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दिखाई देता, सॉरी इसमें निम्न है, ठीक है, इसमें निम्न है तीसरी वाली में और इसमें उच्च है। अब इसके बाद जो है वही कर यहाँ पे की करके समझना है। तो देखिए पहली अवस्था क्या दर्शाती है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, अधिक होती है, पहला पॉइंट। यहाँ जनसंख्या जो है स्थिर रहती है। आगे बात करें यहाँ पे संक्रमण जो है संक्रमणकालीन चरण में देखिए तो इसमें नहीं, दूसरी अवस्था देखिए मृत्यु दर घटने लगती है लेकिन जन्म दर में अधिक होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है उसमें तेजी से बढ़ती है फिर गिरती है, इस प्रकार से चलती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे अगली यहाँ पे पॉइंट है कि जन्म दर और मृत्यु दर कम हो जाती है जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे एक उदाहरण लिख सकते हैं कि भारत में अभी भी संक्रमणीय चरण में है और जापान चौथे चरण में भी पहुँच चुका है। यानी चौथा चरण क्या है, देखिए यहाँ पे जन्म दर कम हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि दर शून्य होकर नकारात्मक में चली जाती है। तो ये भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है दहेज प्रथा और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो दहेज प्रथा क्या है, तो देखिए दहेज प्रथा सामाजिक कुरीतियाँ हैं यानी बुराइयाँ हैं जिसमें विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से धन वस्त्र गहने आदि जो है इसका जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उसका डिमांड किया जाता है, ठीक है। क्या समाज पर प्रभाव पड़ता है, आइए इसको देखते हैं। तो महिला उत्पीड़न ये पहला पॉइंट है। विवाह के बाद दहेज के कारण महिलाओं को अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और इसके बारे में आप लिख सकते हैं, सिंपल है। आर्थिक बोझ बढ़ता है, गरीब परिवार पर दहेज का दबाव बढ़ने लगता है। कन्या भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों को जो है बोझ समझकर भ्रूण हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है नैतिक पतन। नैतिक पतन का मतलब है कि समाज में लालच और अनैतिकता बढ़ी है जिससे लोग सोचते हैं कि अगर कोई दहेज देता है तो उससे उसका ज़िंदगी कट जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप इसमें लिख सकते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आ चुका है, मतलब लागू हो चुका है, लेकिन आज भी समस्या बनी हुई है, ठीक है। निष्कर्ष में इसमें 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उक्त विषय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक गहरे जुड़े हुए हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए नीतियाँ और शिक्षा और सामाजिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।